नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, 3 दिनों का लॉन्ग वीकेंड और उसके बाद बाजार जब खुलेंगे तो आपको क्या रणनीति रखनी है उसकी हम आपकी एडवांस में तैयारी कराते हैं और इसके साथ ही आपको बताते हैं किन सेक्टर्स पर नजर रखें और क्या वो पॉकेट्स हैं जहां पर आपको बेहतर रणनीति बनानी है। और इसके साथ ही हम आपको बताते हैं आपके सवालों के समाधान। जी हाँ, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। तरीका बेहद आसान है, आप YouTube पर कमेंट करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस शो में जो भी सवाल आप पूछेंगे उसके जवाब आने वाले शो यानी सोमवार के दिन जब हम मिलेंगे आपसे तब उसके जवाब आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले शो में शामिल करता हूं, हमारे साथ आज जुड़ रही हैं फिनवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल। ध्वनि, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आपके पास आऊं, जरा बाजार इस हफ्ते किस तरह का रहा है और उसको एक बार पकड़ लेते हैं। लेकिन आज के बाजार पर एक बार निगाह डाल लेते हैं तो 414 अंकों की तेजी के साथ 23,851 के स्तर पर बंद हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी देखें तो 1172 अंकों की तेजी के साथ 54,290 के स्तर पे क्लोजिंग ली। आज अगर हम बात करें तो 1719 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में क्लोजिंग हुई और 981 शेयर जिन पर दबाव देखने को मिला। अब जरा इस हफ्ते बाजार की चाल किस तरह की रही है उस पर एक निगाह डालते हैं। तो इस हफ्ते देखिए, अगर हम इंडेक्स स्तरों पर देखें तो बाजार में काफी अच्छा मूव देखने को मिला। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते 4.5 यानी 4.5 का पॉजिटिव रिटर्न जो है वो इस हफ्ते नजर आया। निफ्टी मिड कैप भी पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आया 4.3% का। निफ्टी स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो 4.5% का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। ये तो हुई बात बाजार की, लेकिन अब जरा सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। तो निफ्टी रियल्टी देखिए 6.9% चढ़कर जो है वो पॉजिटिव रिटर्न देता नजर आया। निफ्टी बैंक अच्छी खासी यहां पर रनअप देखने को मिला, 6.5% का यहां पर रनअप देखने को मिला। इसके अलावा पीएसयू बैंकों में 5.6% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। एनर्जी में 4.3% का, मेटल में 3.7% का, निफ्टी फार्मा में 3.3% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। आईटी थोड़ा सा यहां पर पॉजिटिव रिटर्न तो दिया लेकिन वैसी तेजी नजर नहीं आई जो कि बाकी सेक्टर्स में रही। लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला और एफएमसीजी कंजम्पशन में भी लगभग 1.7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। चलिए, इस हफ्ते के अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट, श्रीराम फाइनेंस, एटर्नल लिमिटेड यानी जोमेटो रहे। लूजर की बात करें तो विप्रो इस हफ्ते का लूजर रहा। चलिए ध्वनि, आप बताइए, बाजार का पूरा ब्यौरा तो हमने दे दिया, हफ्ते भर की पूरे जो रिटर्न का गणित है वो भी बता दिया। अब जब सोमवार को बाजार खुलेंगे तो किन लेवल्स का ध्यान रखा जाए? टैरिफ की टेंशन कम होती हुई अर्निंग में भी अब दिग्गजों की पूरी तरह से एंट्री हो जाएगी, तो आप कैसे देख रही हैं अगले हफ्ते के बाजार को? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। डेफिनेटली बाजार इस हफ्ते यहाँ पे जिस हिसाब से हमने क्लोजिंग देखी है और स्पेशली आज का जो रनअप रहा है निफ्टी के अंदर, वो काफी सराहनीय है। ओवरऑल हमने यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 4.5% का गेन जो है वो निफ्टी ने इस हफ्ते में ही हमें दिखाया है। जो निचले स्तर थे यहाँ पे इंडेक्स में उनको वापस से हमने रीगेन करा है ऑन द हायर साइड। बट आज जो क्लोजिंग हमें यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है, काफी क्रूशियल जंक्शन पे निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज करा है। अगर आप डेली स्ट्रक्चर पे देखें निफ्टी के, तो यहाँ पे जनवरी से जो 23,800 का लेवल एक रेजिस्टेंस के काम कर रहा था, उन्हीं स्तर के पास हमने यहाँ पे क्लोज करा है। सो मंडे का सेशन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ओवरनाइट यहाँ पे रिस्क भी रहेगा। तो मंडे की ओपनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम 23,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन यहाँ पे कर रहे हैं इंडेक्स के अंदर, तो वापस से हम 24,180 से लेके 24,200 के लेवल जो है वो इंडेक्स के अंदर वापस आते हुए देखेंगे। हालांकि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ऊपरी स्तरों पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब निफ्टी के लिए 23,250 का लेवल बन रहा है, तो डेफिनेटली सपोर्ट ऑन द हायर साइड शिफ्ट हुए हैं। बट यहाँ पे मंडे की ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी निफ्टी के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी का भी सवाल है, बैंक निफ्टी ने भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पे क्लोज करा है। अगर आप देखें तो सितंबर 2024 का यहाँ पे जो स्विंग हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने, उन्हीं लेवल्स के पास हमने यहाँ पे क्लोज करा है आज के सेशन में। तो मंडे की ओपनिंग इन लेवल्स के ऊपर होती है तो बैंक निफ्टी के अंदर वापस से हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ही इंडेक्स के लिए।
इन लेवल्स को सस्टेन करना और इसके ऊपर क्लोज करना। बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल अब वापस से देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो 53,300 का लेवल बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल बनता है। क्या बात है। तो तमाम लेवल्स आपको स्पष्ट रूप से ध्वनि ने बता दिए। इस बीच एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च सनी अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय आपने दिया। और मैं सीधा आपसे सेक्टर स्पेसिफिक ही आता हूं। आज हमने देखा कि फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी खासी तेजी रही। आरसीएफ, फैक्ट, जीएसएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, ये 4 नाम मैं खासतौर पर लेना चाहता हूं। हमें बताइए, एक तरफ हम फर्टिलाइजर शेयरों पर जो है वो बहुत बेहतर रुझान देख रहे हैं, क्या ये मोमेंटम जारी रह सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि सीजनैलिटी फैक्टर भी है। Yeah, good afternoon, everyone. Definitely, fertilizer it's more of an seasonal industry in India और जिस तरह से एक नॉर्मल मानसून का एक प्रिडिक्शन आया है आईएमडी की ओर से, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि जो आने वाला सोइंग सीजन रहेगा, खरीफ सीजन, वहाँ कहीं ना कहीं सभी सीड्स और फर्टिलाइजर कंपनी को बेनिफिट होते नजर आएगा। एट द सेम टाइम अगर आप इनपुट प्राइसेस की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो इनपुट मटेरियल होता है, जैसे क्रूड ऑयल लिंक होता है फर्टिलाइजर में, तो बिकॉज ऑफ करेक्शन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस वहाँ एक एक्सपेक्टेशन की मार्जिन भी थोड़े बेहतर हो सकते हैं। अगर विद इन फर्टिलाइजर स्पेस हमारा कुछ फोकस रहेगा, तो वी आर फोकसिंग ऑन कंपनीज लाइक धानुका एग्री, ऑन स्मॉल मिड कैप साइज कंपनीज, among the large cap companies Coromandel Fertilizer and Chambal is on our। क्या बात है। तो ये है इस वक्त एक अहम नजरिया आता हुआ सनी की तरफ से। चलिए अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल आपने भेजे, उनमें से कुछ सवालों को हमने शामिल किया है। कुछ सवाल हमें इसलिए छोड़ने पड़े क्योंकि वो हमारे कवरेज में नहीं है, और कुछ सवाल आप अधूरे जानकारी के साथ आपने भेजे तो उन्हें भी छोड़ने पड़े। पहला सवाल निवास का है और इन्होंने विप्रो पे राय जाननी चाहिए है। विप्रो पे इन्होंने 120 शेयर लिए हुए हैं और बाइंग प्राइस इनकी 310 की है। ध्वनि बताएं, 310 की बाइंग प्राइस के हिसाब से विप्रो आपको कैसा लग रहा है? हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते का टॉप लूजर भी रहा है विप्रो। यहां से क्या रणनीति रखी जाए? जी, बिल्कुल हमने डेफिनेटली देखा कि आईटीए के दबाव जो है काफी क्लियरली देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और विप्रो के अंदर भी यहाँ पर जो आज के सेशन में यहाँ पे दबाव देखने को मिला है। स्टॉक ने वापस से अगर स्ट्रक्चर पे देखे सपोर्ट लेवल से उनको यहाँ पे रीटेस्ट करा है। इनफैक्ट अब के अंदर गिरावट जो है वो 218 से 215 के लेवल तक यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो कॉशियस नजरिया बनता है, अगर ये लेवल हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे फर्दर गिरावट जो है वो विप्रो के अंदर और गहराती हुई देखने को मिलेगी। इनकी खरीद भाव जो है वो काफी ऊपरी स्तरों की है यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से तो यहाँ पे गिरावट जो है वो हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। और अगर का नजरिया यहाँ पे लॉन्ग टर्म का है, फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नीचे की तरफ में आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो यहाँ पे रहेगा 215 के लेवल के पास। ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो विप्रो के अंदर से एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है, 215 के निचले स्तरों का ध्यान रखिए, वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर आपको बने रहना। इससे नीचे जाता है तो एग्जिट करने की सलाह। प्रमोद कुमार का सवाल लेते हैं और इन्होंने लोहरदगा झारखंड से हमें अपना सवाल भेजा है और ये कह रहे हैं कि मेरे पास एशियन पेंट्स के 101 शेयर हैं और बाइंग प्राइस सनी ने इन्होंने बताई है 2468 की। तो 2468 की बाइंग प्राइस के हिसाब से एशियन पेंट्स में आपकी क्या राय बन रही है? अगेन अगर हम एशियन पेंट की बात करते हैं तो नो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, मार्केट लीडर है पेंट इंडस्ट्री में। बट पेंट इंडस्ट्री में जिस तरह से कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पिछले कुछ क्वार्टर से हमने देखी है, इंक्रीज हुई है। तो एज ऑफ नाउ इन अगर मैं दो व्यू देता हूँ, मीडियम टर्म का व्यू देता हूँ, तो न्यूट्रल व्यू रहेगा मेरा एशियन पेंट में। इसका मतलब ये कि ये ना बहुत ज्यादा करेक्ट होगा ना बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होगा। बट मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले 6 से 12 महीने में जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होते नजर आएगी और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम इसमें एप्रिसिएशन देख सकते हैं। तो थोड़ा सा लंबा अगर आपका होराइजन है तो स्टॉक में बने रहिए। बट अगर आपका होराइजन ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म का था तो मेरी ये राय रहेगी कि आप एशियन पेंट से निकल के कोई दूसरे जो मोमेंटम वाले सेक्टर हैं जैसे बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स जो हैं वो इस वक्त सभी के रडार पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और वकार हमारे एक दर्शक हैं लखनऊ से, यूट्यूब पर इन्होंने कमेंट करके सवाल पूछा है। ऑयल इंडिया के बारे में ध्वनि राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस में बता देता हूँ, 522 के प्राइस से इन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन ली हुई है। 6 महीने से कह रहे हैं लगातार इसमें बने हुए हैं। आगे क्या करना चाहिए ध्वनि?
जी, बिल्कुल प्रशांत जी, डेफ़िनेटली काउंटर के अंदर जो गिरावट है वो तो हमें काफ़ी समय से देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप चार्टिकली देखें तो अगस्त में यहाँ पे टॉप बनाया था काउंटर ने, और उसके बाद हमारा इसका जो ब्रेकडाउन है पिछले साल अक्टूबर के महीने से ही इसका एक जो डाउनवर्ड चैनल है उसका कन्फर्मेशन मिला, और वहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू हो रहा है। हाल-फिलहाल में काउंटर ने यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन डेफ़िनेटली बनाई है 325 के लेवल के पास, और वहाँ से हमें इसके अंदर एक बाउंस जो है वो विटनेस करने को मिल रहा है। तो मेरी अभी के लिए सलाह रहेगी कि आप इसमें बने रहे। नीचे 320 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे जो बाउंस है वो सस्टेन कर सकता है ऑन द हायर साइड 450 की लेवल तक। तो यहाँ तक आप यहाँ पे चाहे तो जैसे ही काउंटर ऊपरी स्तरों पे 400 का लेवल क्रॉस करता है तो एवरेज भी करे, और ऊपरी स्तरों पे 450 के लेवल के पास अपना एग्जिट प्लान करें प्लीज। ठीक है, तो एक विस्तृत नजरिया आपको ध्वनि की तरफ से मिल चुका है। अमित सिंह हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने गाजियाबाद से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। 421 शेयर हैं इनके पास और IRFC के इन्होंने खरीदारी की हुई है। सनी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 167 की बाइंग प्राइस, 421 शेयर 1 साल के लिए रुक सकते हैं, ऐसा इनका कहना है IRFC में। IRFC की अगर बात करें तो अगेन अगर हम ग्रोथ देखें तो काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है कंपनी में, बट वैल्यूएशन के लिहाज से काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि जब भी इसमें स्टॉक में रैली आएगी, बेटर टू एग्जिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड शिफ्ट टू रिलेटिवली चीपर कंपनीज जो में पावर सेक्टर की, जैसे REC है, PFC है, यहाँ वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और 15-16% की ग्रोथ हम आने वाले समय में देख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की राय रहेगी एंड शिफ्ट टू cheaper companies like PFC and RSC। ठीक है, ध्वनि, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा अगला सवाल सेक्टर स्पेसिफिक है। IT शेयरों पर जो दबाव हम देख रहे हैं, अब यहाँ जाहिर सी बात है कि टैरिफ की जो है वो टेंशन धीरे धीरे रिलीज हो रही है। ऐसे में अब IT में क्या नजरिया बन रहा है, क्योंकि एक तरह का कहीं ना कहीं इस टेंशन के रिलीज होने की वजह से क्या वैल्यूएशन अभी इस लिहाज से नजर आ रहे हैं या अभी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना होगा? यहाँ पे डेफिनेटली आईटी के अंदर जिस हिसाब से दबाव हमें देखने को मिल रहा है तो नजरिया इसका कॉशियस ही रहेगा, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले हफ्ते में एक शॉर्ट टर्म बाउंस जो है वो यहाँ पे आईटी काउंटर्स में देखने को मिले, क्योंकि आज की क्लोजिंग को अगर हम गौर से देखें तो पिछले जो यहाँ पे 30 मिनट्स के ट्रेड थे उनमें काफी आईटी काउंटर्स है जिनके अंदर हमने एक बाइंग इंटरेस्ट देखा, जिसमें से कफॉर्ज का भी जो काउंटर है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है करंट लेवल्स पे भी। तो आईटी के अंदर अगले हफ्ते में हम एक हल्का सा यहाँ पे जो उछाल है वो देख सकते हैं। इसमें ओवरऑल अगर आईटी इंडेक्स के लेवल्स की भी बात करें तो आज के सेशन में जिस हिसाब से क्लोजिंग देखने को मिल रही है, वापस यहाँ पे इंडेक्स जो है ओवरऑल अपना बाउंस जो है वो 34,330 के लेवल्स तक यहाँ पे दिखा सकता है। और जहां तक कफॉर्ज के लेवल्स का सवाल है, उसके अंदर भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो बाउंस और जिस हिसाब की फॉर्मेशन आज के सेशन में हमें देखने को मिल रही है, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी यहाँ पे जो है वो बुलिश साइड का नजरिया दर्शा रहे हैं। ऊपरी स्तरों पे वापस से काउंटर 6,860 का लेवल है उसको रीगेन करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है राय। और ध्वनि, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं ऑटो सेक्टर पर, खासतौर पे हीरो मोटो में। जिस तरह का हम जान रहे हैं कि ग्लोबल फैक्टर मायने रखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हीरो मोटो में रिवर्स गियर लगा हुआ है। एक अहम खबर ये भी आई, 4 मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट हैं वहां पर अस्थायी तौर पर प्रोडक्शन कुछ दिन के लिए रोका गया है। तो ऐसे में इस लिहाज से न सिर्फ हीरो मोटो बल्कि बाकी ऑटो जो पॉकेट्स हैं उसमें क्या नजरिया आपका बन रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर ओवरऑल आईटी पैक की हम बात कर रहे हैं तो आईटी के अंदर हमने देखा कि दबाव यहाँ पे बना हुआ था, बट जिस हिसाब से निफ्टी के अंदर रिकवरी हमने देखी उसी हिसाब से ओवरऑल ऑटो पैक के अंदर भी एक रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिली नीचे के स्तरों से। यहाँ पे वापस से ऑटो पैक के अंदर जो बाइंग इंटरेस्ट था वो बनता हुआ देखने को मिला। इनफैक्ट हीरो मोटो का भी यहाँ पे जो काउंटर है उसके अंदर एक ब्रेकआउट जो है उन लेवल्स के पास, जो रेजिस्टेंस लेवल है उन लेवल के पास यहाँ पे काउंटर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। बेस फॉर्मेशन भी यहाँ पे काउंटर में बनाई हुई है 3450 के लेवल्स के पास। तो 3450 के लेवल यहाँ पे सस्टेन करते हुए है, और ऊपरी स्तरों पे जो ब्रेकआउट इसका लेवल बन रहा है वो है 3800 का लेवल, जिसके क्लोज बाय हमने यहाँ पे क्लोजिंग करी है। तो मंडे के सेशन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसको वेट एंड वॉच करना। ऑन द हायर साइड अगर 3820 का लेवल डिसाइसिवली
हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं विद वॉल्यूम्स, तो इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखी जा सकती है। ठीक है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इस वक्त ऑटो पॉकेट्स में, और कहाँ रखनी है नजर, ये भी ध्वनि ने आपको बताया। ध्वनि, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आपने अपना कीमती समय दिया, और हमें पता है कि आपकी कुछ कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपको विदा लेना पड़ रहा है, लेकिन अच्छा लगा आपसे चर्चा करते हुए, और आपने निवेशकों का मार्गदर्शन किया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्वनि हमारे साथ बनी रही, और सनी हमारे साथ लगातार बने हुए। सनी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, न्यू एज कंपनियों पर ज़रा राय दीजिए। और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में पेटीएम काफ़ी फोकस में रहा है, क्योंकि सेबी का जो है वो शेखर शर्मा को जो ESOP शेयर नियमों का उल्लंघन था, उसमें नोटिस के बाद ESOP पूल बढ़ा है। कई और भी खबरें हम बता रहे हैं। पेटीएम पे क्या किया जाए? प्रशांत जी, पेटीएम पर एज ऑफ नाउ हमारा व्यू न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जो भी कंपनी ने जो एक बिजनेस मॉडल में चेंजेस किए थे, उसके बाद हमने स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली भी देखी थी। तो आप कुछ महीनों पहले 400-500 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था, उसके बाद अब जो बैंड है वो शिफ्ट होके 800 से 1000 के आसपास का बैंड में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एट करंट मार्केट प्राइस जिस तरह से कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है, और जिस तरह से हम अनसिक्योर्ड बुक में कहीं न कहीं थोड़ा स्ट्रेस बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं, तो एज़ ऑफ नाउ हम पेटीएम पर न्यूट्रल रहना चाहेंगे। बट विद इन न्यू एज बिज़नेसेस दूसरी कंपनीज़ रिलेटिवली बेहतर कर रही हैं। केस इन पॉइंट जैसे कार ट्रेड हो गया, या फॉर दैट मैटर नायका हो गया और मेड प्लस हो गया, तो ऐसे कुछ कंपनीज़ पर ज़्यादा फोकस रहेगा एज़ कंपेयर टू पेटीएम। सनी, जो पूरा ये टैरिफ की टेंशन थी, उसमें कंजम्पशन थीम जाहिर सी बात है अफेक्ट नहीं पड़ा। उसके अपने रीज़न है, क्योंकि डोमेस्टिकली जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। ऐसे में कंजम्पशन थीम और ख़ासतौर पे FMCG पॉकेट को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि अगर हम रैली की बात करें इस हफ्ते की, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, मतलब ठीक है पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन बाकी सेक्टर के मुकाबले उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहा। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो अगेन काफी वाइड सेक्टर है। विद इन कंजम्पशन आई थिंक सिलेक्ट कंपनीज जो है कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैरिको की अपडेट, एक डिसेंट अपडेट आई थी, क्वार्टरली प्रोविजनल अपडेट। मुझे लगता है कि वहां बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। अगर आप इमामी को देखेंगे, जिनका दिसंबर सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, तो हमें लगता है कि मार्च क्वार्टर भी उनका रिलेटिवली बेहतर रहेगा। तो इमामी में भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप समर पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो वरुण बेवरेजेस मुझे लगता है कि एक काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। वरुण बेवरेजेस को देखा जा सकता है। भारतीय एयरटेल, अगेन इसे भी हम कंजम्पशन स्टोरी ही मानते हैं। हालांकि आज अच्छी खासी रैली भी देखी हमने भारतीय एयरटेल में, तो मे बी बाय ऑन डीप की रणनीति भारतीय एयरटेल में अपनाई जा सकती है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म वाज अगेन अंडर फोकस टुडे, तो कंपनीज लाइक ITC होटल एंड इंडियन होटल कैन आल्सो बी ऑन ट्रेड। ठीक, तो ये है नज़रिया इस वक्त आपको मिलता हुआ FMCG और कंजम्पशन थीम पर। सनी, हमें ज़रा बताइए कि कैपिटल गुड्स अगर हम सेगमेंट को देखें, और ख़ास तौर पे इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? अगर हम कैप गुड्स की बात करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपने देखा होगा कि बीच में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे, और उसके बाद मोस्ट ऑफ द कंपनीज में करेक्शन होने के बाद नाउ वैल्यूएशन हालांकि बहुत चीप नहीं हुए, बट जो बहुत ज्यादा फ्रॉथ हो गया था के 40-50 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज कैप गुड्स में ट्रेड कर रही हैं, सिटिंग ऑन अ वेरी रोबस्ट ऑर्डर बुक। नो डाउट कि काफी अच्छी विजिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। बट अगेन विद इन कैप गुड सेक्टर अगर मुझे फोकस करना होगा, तो मैं रिलेटिवली पावर फोकस जो कंपनीज है जैसे हिटाची एनर्जी, जहां हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पावर सेक्टर में ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफॉर्मर साइड में कहीं ना कहीं केपेक्स किया जा रहा है, तो हिटाची एनर्जी कैन बी ऑन रडार। एंड सिमिलरली जो ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनीज है जैसे ट्रिल हो गई, या फॉर दैट मैटर CG पावर हो गई, ऐसे कुछ कंपनीज को रडार पर रखा जा सकता है। है, तो यहाँ पर ये नज़रिया आता हुआ सनी की तरफ से। सनी, हमें ज़रा बताइए, हमारे ख़ास सेगमेंट VIP शेयर्स के लिए ज़रा हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप ज़रा टटोल कर रखिए कि कहाँ पर ख़रीदारी के मौके बन रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना ख़ास सेगमेंट VIP शेयर्स।
तो सनी जरा अपने मार्केट मंथन से बताइए कि खास तौर पे लंबी अवधि के लिए कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर निगाह रखनी है, आपकी पसंद क्या है? प्रशांत जी, मेरी रडार पर डिफेंस की जो कंपनीज है वो रहेगी। तो एक कंपनी जो हमने चूज करी है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बीईएल लिमिटेड। हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है 340 रुपीज का है, 340 रुपए का। और किसी का अगर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 6 से 12 महीने का है तो इसे पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये कंपनी को चूज करने के पीछे कारण ये है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस कंपनी है इंडिया की। तकरीबन 70-72 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक पर कंपनी बैठी हुई है, जो कि 3 to 3.5 टाइम बेसिकली FY24 सेल्स के मल्टीपल पर अवेलेबल है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है बीईएल में। एट द सेम टाइम हमारा ये मानना है कि दो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो FY26 में ऑर्डर इनफ्लो के तौर पे बीईएल को आ सकते हैं, तो दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द ट्रिगर। आरओई डेफिनेटली काफी बेहतरीन रहती है ये कंपनी में, 25% के ऊपर की आरओई कंपनी कंसिस्टेंटली जनरेट करती है। तो बीएल को पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बता देंगे बीईएल का 340 का 340 का लक्ष्य बीईएल में इस वक्त सनी की तरफ से आता हुआ। सनी, आपसे विदा लें उससे पहले अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। या तो हमने आज जो भी स्टॉक यहाँ डिस्कस किए वो हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए होंगे एसबीआई सिक्योरिटीज में। मेरी इसमें कोई पर्सनल पोजीशन कहीं भी नहीं। सनी, हमारे इस शो में जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपको इस लॉन्ग वीकेंड के लिए ढेर सारी बधाई, और उम्मीद करते हैं कि सोमवार को भी बाजार बेहतर हो। चलिए, इसी के साथ फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही। आपके सवाल आप YouTube पर कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए, हम सोमवार को उन सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।